आज की कहानी है असम धुबरी का। यह एक दिल दहला देने वाला कहानी है, कोई थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। सन 1969 उपेंद्र नाथ राजखोवा धुबरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने आते हैं। पहले वे अकेले धुबरी आए और सर्किट हाउस में रहने लगे। बाद में वे धुबरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आधिकारिक निवास में चले गए। राजखोवा के परिवार में वे स्वयं, उनकी पत्नी श्रीमती पुतुली राजखोवा उर्फ पुतुल राजखोवा और उनकी 3 बेटियां मिस निर्मली उर्फ लिनू राजखोवा, मिस जोनाली उर्फ लूना राजखोवा और मिस रूपाली उर्फ रूपलेखा उर्फ भंटू राजखोवा शामिल थे और उनके परिवार गुवाहाटी में रहते हैं। 1969 की पूजा की छुट्टियों के दौरान राजखोवा की पत्नी और तीनों बेटियां धुबरी आईं और उनके साथ रहीं। 2 छोटी बेटियों मिस लूना और मिस भंटू को कॉलेज के फिर से खुलने पर गुवाहाटी वापस भेज दिया गया ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उनकी पत्नी और सबसे बड़ी बेटी लिनू धुबरी में रह जाती हैं। 14 जनवरी 1970 माघ बिहू से कुछ दिन पहले राजखोवा ने बिगन प्रसाद राउत, जो जिला न्यायाधीश के न्यायालय में चपरासी था, उनसे एक लकड़ी के खंभे को काटने के लिए कहा जो राजखोवा के बेडरूम और बाथरूम के पास था, और उखड़ने से हुए गड्ढे को न भरने के लिए कहा। तदनुसार बिगन ने मोहम्मद साहिद अली की सहायता से, जो धुबरी में सहायक जिला न्यायाधीश के कार्यालय में एक चपरासी था, और राधानाथ माली, जो संबंधित समय में जिला और सत्र न्यायाधीश के निवास पर माली था, उनके सहायता से खंभा काट दिया गया। इसके कुछ दिनों बाद राजखोवा ने एक और गड्ढा खुदवाया और यह राधा के क्वार्टर के पूर्व में जिला न्यायाधीश के आवास के परिसर में था। जब यह गड्ढा खोदा जा रहा था तो अभियुक्त राजखोवा ने चपरासियों से कहा कि इस गड्ढे का इस्तेमाल कूच बिहार से लाए गए कुछ पदम फूल लगाने के लिए किया जाएगा। श्रीमती राजखोवा ने एक बार बिगन से बाथरूम के बगल वाले गड्ढे को भरने के लिए कहा और बिगन ने उसे भर दिया। उस समय राजखोवा नहा रहे थे। बाहर आने के बाद राजखोवा ने बिगन से पूछा कि उन्होंने गड्ढा क्यों भर दिया। 2 फरवरी 1970 उपेंद्र नाथ राजखोवा रिटायर्ड लेते हैं। 3 फरवरी 1970 को राजखोवा ने बारदा शर्मा को फोन किया और उनसे गुवाहाटी में राजखोवा के किराए के मकान को खाली करने को कहा। शारदा शर्मा, जो राजखोवा का साला है। बारदा शर्मा राजखोवा की पत्नी की बहन का हस्बैंड है। 10 फरवरी 1970, जो कि सरस्वती पूजा का दिन था, राजखोवा ने अपने चपरासी बिगन, साहिद और उमेश, जो कि धुबरी में संबंधित समय में जिला और सत्र न्यायाधीश के अर्दली थे, सबको पूजा देखने के लिए बाहर जाने के लिए कहा। पूजा देखने के बाद साहिद अपने घर चले गए। बिगन और उमेश जिला न्यायाधीश के बंगले पर लौट आए। इसके बाद बिगन ने राजखोवा को अपनी पत्नी और सबसे बड़ी बेटी लिनू के साथ लगभग 8:30 पर बंगले पर वापस आते देखा। तीनों आग के आगे बैठे हुए थे। कुछ देर तक बातें की और डिनर करने के बाद वे बिस्तर पर चले गए। बिगन और उमेश भी बिस्तर पर चले गए। उस रात के बाद राजखोवा की पत्नी और बड़ी बेटी को जीवित नहीं देखा गया। अगली सुबह यानी 11 फरवरी 1970 की सुबह बाथरूम के बगल वाले गड्ढा भरा हुआ पाया गया और राजखोवा ने बिगन और साहिद को बताया कि श्रीमती राजखोवा और सुश्री लिनू गुवाहाटी चली गई और राजखोवा ने उन्हें बस स्टेशन पर छोड़कर आया। बिगन ने आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसा कैसे हुआ कि वे चले गए, जबकि कल शाम तक भी उनके गुवाहाटी जाने की कोई बात नहीं हुई थी। बिगन को तब बाजार भेजा गया और वापस आने पर उसने पाया कि राजखोवा बाथरूम के अंदर कुछ कपड़े धो रहा है और बाथरूम से निकलने वाले पानी का रंग लाल है। राजखोवा को स्वयं कपड़े धोते हुए देखकर उसने उमेश से पूछा कि साहब को ऐसा क्यों करना चाहिए जबकि काम करने वाले इतने सारे लोग हैं।
उमेश ने उत्तर दिया, साहेब को ऐसा करने दो। धुले हुए कपड़ों को आरोपी राजखोवा ने स्वयं सुखाने के लिए फैलाया और ये कपड़े चादरें, शर्ट, पायजामा और तकिए का कवर थे। उस दिन देवी सरस्वती का विसर्जन दिवस था। भबंद्र नाथ शर्मा अपनी पत्नी के साथ देवी सरस्वती का विसर्जन देखने आए थे। घर लौटते समय राजखोवा को बंगले में बैठे हुए देखा। दोनों राजखोवा के परिसर में आए और राजखोवा ने बैठने को कहा। कुछ देर बाद श्रीमती शर्मा बाथरूम में जाना चाहती है और राजखोवा ने कहा बेडरूम से लगे बाथरूम में न जाएं, क्योंकि वह गंदा था। राजखोवा उस समय अकेले थे और उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और बड़ी बेटी गुवाहाटी गई हैं। उसी दिन प्लम्बर ब्रह्मा अवतार भी पानी के पंप की मरम्मत का अनुमान देने के लिए बंगले पर गए थे और उन्होंने राजखोवा को रसोईघर के पास एक गड्ढा समतल करते देखा। ब्रह्मा अवतार को देखकर राजखोवा भाग गया। इसके बाद राजखोवा सामने आए और कहा कि साहब बंगले में नहीं हैं। राजखोवा 11 फरवरी 1970 को लिए गए समूह फोटो में दिखाई दिया। राजखोवा की दो छोटी बेटियां लूना और भंटू संबंधित समय में गुवाहाटी में बरदा चरण शर्मा के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थीं। 14 फरवरी 1970 को अभियुक्त राजखोवा ने बरदा शर्मा को फोन किया और उनसे कहा कि वह लूना और भंटू को धुबरी भेज दें क्योंकि वह उनके साथ दार्जिलिंग जाना चाहता है। चूंकि परीक्षाएं नजदीक थीं, बरदा शर्मा ने भेजने पर आपत्ति जताई, लेकिन राजखोवा ने कहा कि वह इस बात से अवगत है और उन्हें भेजा जाना चाहिए। इसलिए दोपहर की बस से उन्हें गुवाहाटी से धुबरी भेज दिया गया और राजखोवा ने खुद उन्हें धुबरी के बस स्टेशन पर रिसीव किया। उनके पहुंचने से पहले राजखोवा ने गोलोक चंद्र शर्मा को बताया कि श्रीमती राजखोवा और मिस निर्मली अंततः गुवाहाटी नहीं जा सकीं और इसके बजाय वे कोकराझार चली गईं। दोनों छोटी बेटियों को भी उनके आने पर राजखोवा ने यही बात कही थी। 24 फरवरी 1970 को राजखोवा ने बरदा शर्मा को गुवाहाटी में किराए के घर को खाली करने के लिए फोन किया क्योंकि उनकी पत्नी वहां रहना चाहती है। बरदा शर्मा ने घर खाली कर दिया और राजखोवा से कई बार फोन पर संपर्क करना चाहा, लेकिन हर बार उन्हें एक्सचेंज द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिगन ने लूना और भंटू को राजखोवा के साथ 25 फरवरी 1970 को सुबह लगभग 10 बजे आखिरी बार जीवित देखा था। उस दिन लगभग 2:30 पर बिगन ने जिला न्यायाधीश के कार्यालय के बरामदे से बंगले के गेट के सामने एक काले रंग की कार देखी और बिगन ने राजखोवा को सामने के गेट पर उस कार के चालक के साथ बात करते देखा। जब बिगन लगभग 4:30 पर बंगले पर वापस आया तो उसे राजखोवा ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने अपनी दोनों बेटियों को एक मित्र की कार से गुवाहाटी भेज दिया है क्योंकि उनकी शिक्षा को लेकर काफी दिक्कतें आ रही हैं। 26 फरवरी 1970 की सुबह राजखोवा ने मालिक के कुयाटार के बगल वाले गड्ढा उमेश से भरवाया और साहिद से समतल करवाया। 13 अप्रैल 1970 को अभियुक्त राजखोवा ने श्री वरदा शर्मा और उनकी पत्नी को 2 पत्र लिखे जिनमें कहा गया कि उनका परिवार वापस नहीं आया है और उन्हें शनिवार रात को फोन आया था और वे मंगलवार रात को दिल्ली जाएंगे। यह भी लिखा था कि लूना और भंटू ने अपनी परीक्षाओं में शामिल न होने का निर्णय लिया है। राजखोवा 15 अप्रैल 1970 को सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से धुबरी से चले गए। उस समय वे अकेले थे। धुबरी छोड़ने से पहले उनके कुछ निजी सामान गोलोक शर्मा और जॉय प्रकाश चक्रवर्ती को सौंप दिए गए थे। धुबरी से जाने के बाद राजखोवा का कोई अतापता नहीं था। जून 1970 में राजखोवा गौरीपुर में सत्य प्रकाश चक्रवर्ती, जो जॉय प्रकाश चक्रवर्ती के पिता के घर आया और 3 रात वहीं रुका। अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में पूछे जाने पर राजखोवा ने कहा कि वे दिल्ली में हैं और वह स्वयं उत्तरी भारत का दौरा करके आया है। गौरीपुर में रहने के दौरान राजखोवा ने एक आश्रम खोलने की इच्छा व्यक्त की थी
और सत्य प्रकाश एक बार राजखोवा को इसके लिए एक जगह दिखाने के लिए ले गया था। वापस आते समय एक पुलिस वाहन उनके सामने से गुजरा, जिसे देखकर राजखोवा अचंभित हो गया और पेशाब करने के लिए बैठ गया। राजखोवा ने सत्य प्रकाश चक्रवर्ती और जॉय प्रकाश चक्रवर्ती से कहा था कि उनके घर आने की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जाते समय राजखोवा ने जॉय प्रकाश चक्रवर्ती के अनुरोध पर कहा कि वह सिलीगुड़ी जा रहा है और सेवॉय होटल में ठहरेगा, लेकिन वह चाहता था कि किसी को इस बारे में पता न चले। राजखोवा और चक्रवर्ती परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध थे और राजखोवा ने जॉय प्रकाश चक्रवर्ती से उसे काकू कहकर संबोधित करने को कहा। इसके कुछ दिनों बाद जॉय प्रकाश को राजखोवा से एक पत्र मिला, जिसके अनुसरण में जॉय प्रकाश सिलीगुड़ी गया और राजखोवा के साथ सवॉय होटल में रुका। उस समय राजखोवा अकेला था और जब उससे उसके परिवार के सदस्यों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वे दिल्ली में उसके चचेरे भाई के घर पर हैं और वह उन्हें लेने जा रहा है। राजखोवा के रिश्तेदारों को राजखोवा और उसके परिवार के बारे में पता नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने उनके बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उनके बहनोई बरदा शर्मा, जो संबंधित समय में पुलिस उप महानिरीक्षक थे, उन्होंने राजखोवा और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में पूछताछ करने के मामले में पहल की। मई 1970 में बरदा शर्मा धुबरी आए और राजखोवा के तत्कालीन चपरासियों से संपर्क किया और उनसे बरदा शर्मा को पता चला कि श्रीमती राजखोवा और सबसे बड़ी बेटी लिनू को राजखोवा ने गुवाहाटी भेजा था, लेकिन रास्ते में उन्हें एक रिश्तेदार की बीमारी के बारे में पता चला तो वे अंततः कोकराझार चले गए। दो छोटी बेटियों के संबंध में चपरासियों ने बरदा शर्मा को वह सब बताया जो उन्होंने राजखोवा से जाना था। जून 1970 में बरदा शर्मा फिर धुबरी आए और इस बार उनकी मुलाकात गोलोक शर्मा और जॉय प्रकाश चक्रवर्ती से हुई, जो दोनों धुबरी के जिला न्यायाधीश के कार्यालय में उस समय सहायक थे। जॉय प्रकाश चक्रवर्ती से बरदा शर्मा को पता चला कि आरोपी राजखोवा सिलीगुड़ी के सेवॉय होटल के कमरा नंबर 3 में है और इस तरह 25 जुलाई 1970 को बरदा शर्मा राजखोवा के साले अपूर्व बरुआ और धुबरी पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी डीएन कहली के साथ सिलीगुड़ी के लिए रवाना हुए। अपूर्व बरुआ आरोपी राजखोवा की पत्नी का भाई है, इसलिए बरदा शर्मा की पत्नी का भी भाई है। अपने परिवार के सदस्यों के बारे में पूछे जाने पर राजखोवा ने पहले कहा कि वे दार्जिलिंग के सेंट्रल बोर्डिंग में हैं। जब उसे बराड़ा शर्मा उनके साथ दार्जिलिंग जाने के लिए कहा गया तो राजखोवा ने पेट की समस्या का बहाना बनाकर इनकार कर दिया, लेकिन अंततः खुलासा किया कि उसके परिवार के सदस्य वहां नहीं थे। इससे आगे सवाल उठे कि राजखोवा के परिवार के सदस्य कहाँ हैं, जिस पर राजखोवा ने कहा कि वह उन्हें इसके बारे में मौखिक रूप से नहीं बता पाएगा, लेकिन वह इसे लिखित में दे सकता है। फिर राजखोवा ने एक कागज के टुकड़े पर असामीज में लिखा कि पुतुल, लिनू, लूना और भंटू इस दुनिया में नहीं हैं। जब उनसे उनके ठिकाने के बारे में और पूछा गया तो राजखोवा ने कहा कि उनकी पत्नी एक शाम बंगले के बरामदे से गिरकर गंभीर रूप से घायल होकर मर गई। लाश को उसने स्टीमर घाट से कुछ बिहारियों को बुलाया था और ब्रह्मपुत्र नदी में फेंकवा दिया था, जिसके लिए बिहारियों को 500 रुपए दिए गए थे। राजखोवा ने आगे कहा कि लूना और भंटू को अपनी मां और सबसे बड़ी बहन की मौत के बारे में पता चलने पर एक शाम ब्रह्मपुत्र नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बरदा शर्मा ने तब आरोपी राजखोवा से पुलिस के सामने और साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान देने को कहा। आरोपी राजखोवा ऐसा करने के लिए सहमत हो गया। बरदा शर्मा को लगा कि राजखोवा अपने कपड़े बदलने जा रहा है, इसलिए बरदा शर्मा कमरे से बाहर आया, लेकिन एक आवाज सुनकर वे सभी कमरे के अंदर गए और पाया कि राजखोवा ने आत्महत्या करने की कोशिश में अपने पेट पर चाकू से हमला किया।
तुरंत राजखोवा को सिलीगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। बरदा शर्मा और उनका दल उसी दिन यानी 25 जुलाई 1970 को सिलीगुड़ी से वापस आए और वे आरोपी राजखोवा का सामान भी लाए जो सेवॉर होटल में था। राजखोवा का बिस्तर बिछाते समय बरदा शर्मा को बिस्तर के नीचे एक चिट मिली जिस पर राजखोवा ने अंग्रेजी में लिखा था कि उसकी पत्नी और 3 बेटियों की मृत्यु हो गई है और इसलिए उसके जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हस्ताक्षर के नीचे की तारीख उत्तर दिनांकित थी और वह 31 जुलाई 1970 थी, यानी वे बहुत पहले ही खुदकुशी करने वाले थे। बरदा शर्मा कुछ दिनों तक सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से जानकारी का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें बेहतर महसूस होने पर आरोपी राजखोवा से पूछताछ करने के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसी कोई जानकारी न होने के कारण उन्होंने 4 अगस्त 1970 को धुबरी के गोवालपाड़ा के पुलिस अधीक्षक को एक डीओ पत्र लिखा, जिसके आधार पर धुबरी पुलिस स्टेशन में यूडी केस दर्ज किया गया और इस यूडी मामले की जांच धुबरी पुलिस स्टेशन के अधिकारी प्रभारी काहाली ने की। 7 अगस्त 1970 को काहाली मुक्तिपद दास एसआई के साथ यूडी केस की जांच के सिलसिले में सिलीगुड़ी के लिए रवाना हुए। 8 और 9 अगस्त 1970 को दोनों दिन सिलीगुड़ी अस्पताल में आरोपी राजखोवा से पूछताछ की। 9 अगस्त 1970 को पूछताछ के दौरान आरोपी राजखोवा ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी और 3 बेटियों के मर्डर किया और उमेश वैश्य की मदद से धुबरी में जिला न्यायाधीश के आधिकारिक आवास के परिसर में दफना दिया। आगे कहा गया कि यह 10 फरवरी 1970 और 25 फरवरी 1970 की रात को किया गया था। सिलीगुड़ी से धुबरी पहुंचकर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करके 11 अगस्त 1970 को सुबह 11:55 पर मजिस्ट्रेट के साथ न्यायाधीश के बंगले पर पहुंचे। बंगले में एस.आर. दत्ता ने बिगन से संपर्क किया और उनके द्वारा बताए जाने पर 2 गड्ढे खोदे गए थे, एक बाथरूम के पास और दूसरा राधा के क्वार्टर के पास। प्रत्येक गड्ढे में 2 कंकालों के साथ कुछ अन्य सामग्री पाई गई और कहा जाता है कि ये कंकाल आरोपी राजखोवा की पत्नी और 3 बेटियों के हैं। लाशों का बरामदगी के बाद 11 अगस्त 1970 को गुवाहाटी में ही उमेश वैश्य को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद मामले में आरोप पत्र को दाखिल किया गया और दोनों आरोपियों को सुनवाई के लिए 25 अगस्त 1972 को सत्र न्यायालय में सौंप दिया गया। सत्र न्यायालय के समक्ष दोनों आरोपियों पर ऊपर बताए अनुसार आरोप लगाए गए और मामले की सुनवाई 13 नवंबर 1972 को तय की गई, लेकिन उस दिन आरोपी राजखोवा ने धुबरी जेल में फिर से आत्महत्या करने का प्रयास किया और सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अभियोजन पक्ष ने कुल 55 गवाहों से पूछताछ की और मामले में कई दस्तावेज भी साबित किए गए। आरोपियों ने आरोपों से खुद को निर्दोष बताया और उनके बचाव पक्ष ने पूरी तरह से इनकार किया। आरोपी उमेश वैश्य ने कमिटिंग मजिस्ट्रेट के साथ साथ सत्र न्यायालय के समक्ष अपने इकबालिया बयान को वापस ले लिया। बचाव पक्ष ने किसी गवाह से पूछताछ नहीं की। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पाया कि अभियुक्त उमेश वैश्य का इकबालिया बयान न तो स्वैच्छिक था और न ही सत्य था और उसके खिलाफ आरोपों से उसे जोड़ने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं होने के कारण विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उमेश वैश्य को आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पाया कि हालांकि इस मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त उपेंद्र नाथ राजखोवा अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या का दोषी है और उसने कानूनी सजा से बचने के इरादे से शवों को दफनाया था और तदनुसार विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त उपेंद्र नाथ राजखोवा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया और उसे ऊपर बताए अनुसार सजा सुनाई।